Hello everyone, salute to all of your parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number 6 of exercise 6.2. So here our question is, in figure 6.33, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझेंगे. देखिए, PQ और RS ये दो मिरर हैं, शीशे हैं जो एक दूसरे से पैरेलल रखे गए हैं. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. एक रे ऑफ लाइट है AB, वो PQ मतलब इस मिरर को B पर स्ट्राइक करती है, टच करती है. मतलब कि AB एक रे है, वो PQ मिरर को B पॉइंट पर टच करती है, ये स्ट्राइक करती है. द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C. जब ये AB ऐसे इसको टच करती लाइन को, ये रे ऑफ लाइट, तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस से इस वाले मिरर पे आ जाती है, RS वाले मिरर पर, और फिर ये दोबारा रिफ्लेक्ट होती है, मतलब C पे आती है, इस पॉइंट C पर आती है, और बैक अलोंग CD मतलब वापस से फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होती है. मतलब मिरर पे पहले लाइट गई AB B पॉइंट पर, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होकर C पे आई, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट होकर D पे गई. प्रूफ डेट AB पैरेलल टू CD. प्रूफ करना है AB CD के पैरेलल है. कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझेंगे. देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना होगा, जिसे कहते हैं थोड़ा सा चेंज करना होगा. कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ. क्या, मैंने कुछ लाइंस ले लिए जो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे मिरर्स पे. मतलब कि मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी. चलिए इस लाइन का एक नेम भी देना पड़ेगा अच्छा सा. मैं मान लेते हैं M है और ये क्या है, N है. तो BM और CN ये दोनों परपेंडिकुलर है. किस पे परपेंडिकुलर है, PQ और RS पे. PQ और RS पे ये दोनों परपेंडिकुलर है. अब इसके बाद आप लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइंस पे कोई भी लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो वो दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाती हैं. ये थ्योरम्स है, ये सब बेसिक पार्ट है. थ्योरम है, आप लोगों ने क्लास 9 में शायद स्टार्टिंग में पढ़ा हो. कोई बात नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे जानने को आपको मिलेगा कि पैरेलल लाइंस पे कोई भी तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो आपस में वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. अब हम लोगों ने जितनी बात देखी समझी उसको अब लिखेंगे. देखिए मैंने क्या किया, इसको टाइप करता हूँ. देखिए मैंने क्या किया, BM परपेंडिकुलर बना दिए किसके, PQ के, और CN परपेंडिकुलर बना दिए किसके, RS के. देखो यहाँ पे मैंने यही किया है, आप देख सकते हैं. BM परपेंडिकुलर कर दिया PQ के और CN परपेंडिकुलर कर दिया RS के. अच्छा, अब ये यहाँ पे कुछ एंगल्स भी बन रहे हैं. देखिए ये लाइन ड्रॉ करने के बाद कुछ एंगल्स भी बन रहे हैं. तो इन एंगल का नाम दे देते हैं. इसका नाम दे देता हूँ 1, इसका नाम दे देता 2, एंगल 1 एंगल 2. इसका नाम है एंगल 3, इसका नाम है एंगल 4. ठीक है. अच्छा, आप लोगों ने साइंस तो जरूर पढ़ी होगी 8th क्लास में. उसमें रिफ्लेक्शन इस तरह का कोई चैप्टर होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रे ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रे ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. शायद आपको याद हो. तो यहाँ पे ये मिरर का केस है और मिरर में ही आता है रिफ्लेक्शन. तो कोई भी लाइन जब इंसिडेंट होती किसी मिरर पे, जब वापस से वो बैक आते रिफ्लेक्ट होती, तो उनके बीच का एंगल, दोनों एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. वापस आपको 8th क्लास में पहुंचना पड़ेगा, याद करना होगा कि आप लोगों ने वहाँ पे क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकॉल करना होगा. वैसे ही देखिए, ये वाली यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट मतलब आ रही है, और फिर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है मतलब जा रही है. तो दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ये आपको बस याद रखना होगा. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है ये, कह सकते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है. ठीक है, यहाँ पे मिरर है, यही सबसे बड़ी बात है इसमें. तो मैं लिख देता हूँ. देखिए ये आपका जो पार्ट था, ये वाला BM परपेंडिकुलर CQ वाला, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है. कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो आपने खुद से एफर्ट करके कुछ चेंजेस किए क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ये. ठीक है. अच्छा, अब आप लोगों ने क्या कहा कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया. ये क्यों हुआ, ये भी रीज़न लिखते हैं. क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एम आई राइट, यही होता है. ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. कंस्ट्रक्शन जो आपने एफर्ट किया और ये वाला
जो आपने साइंस में पढ़ा था। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब भी आप जानते हैं पैरेलल लाइंस में कोई दो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हो तो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। इस केस में क्या हो जाएगा कि बी एम पैरेलल हो जाएगा सी एन के या एन सी, बात बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, वापस से अपने फिगर पे आइए। बी एम सी एन का परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो एंगल 2 ये वाला एंगल और एंगल 3 कैसे हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इस बात को कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वैसे बुक्स में भी ऐसे ही लिखा मिलता है आप लोगों को, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बस इतना काफ़ी है आपके लिए। ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए एंगल 1 2 के इक्वल है, लिख देता हूँ मैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। देखिए चारों इक्वल आ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई कहीं पर, चारों एंगल आपस में इक्वल आ गए। और ये चारों कौन कौन से एंगल है? जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद मिले। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चारों इक्वल आ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अब आप क्या करिए, इनको आपस में ऐड करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अगर मैं इस तरह से लिख दूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस लाइन को भूल जाइए अभी, सिर्फ इस वाली लाइन को देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको मैं और कितने तरीके से लिख सकता हूँ? एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए एंगल 1, देखिए एंगल 3 के भी इक्वल है, देखिए ये एंगल इसके भी इक्वल है, और एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है। तो मैं ये लिख सकता है एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ पे शायद थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, बस कुछ नहीं किया, ये चारों इक्वल थे ना, बस वैल्यू चेंज करती है, उल्टा पुल्टा कर दिया है, उसका उधर उसका इधर। एंगल 1 को एंगल 3 लिख दे, एंगल 2 को एंगल 4 लिख दे, क्योंकि आपस में इक्वल हैं, कोई शक ही नहीं है इस बात पे, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, जब आप लोगों ने ये कर दिया तो वापस से फिगर पे आइए, एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ दूँ तो कौन सा एंगल बनेगा? ए बी सी। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एंगल बन जाएगा। ये पूरा एंगल कौन सा एंगल है? एंगल ए बी सी, इक्वल का साइन। 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या नाम है इसका? बी सी डी, एंगल बी सी डी। ये दोनों कैसे आ गए? इक्वल आ गए। और ये दोनों अगर इक्वल प्रूव हो गए हैं, ये तभी प्रूव हो सकते हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये मतलब तभी प्रूव हो सकते हैं क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनकी कंडीशन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली बन रही है। इसलिए यहाँ पर आपका ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ही केस में हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते थे, याद करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी इसलिए हुआ, बस आपको ये प्रूफ करना था। ये वाला पार्ट था ना, ये वाला पोर्शन, ये आप ऐसे प्रूफ करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन हो जाए। देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन का मतलब आपने खुद से कुछ एफर्ट किया। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा साइंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस तरफ बढ़ गए। फिर आपको ये याद करना हो कि परपेंडिकुलर में जो भी पैरेलल लाइंस होंगी वो आपस किसी भी पैरेलल लाइंस में जो भी परपेंडिकुलर होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। ये आपने यहाँ लिख दिया, बस ये लिखने के बाद डायरेक्ट आप सॉल्व करते चले गए। तो ये यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, रटने पर डिपेंड नहीं करता है। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।